अशोक ने अपने घर का कोना कोना छान मारा था, मगर उसे अभी तक किसी ऐसे इंसान के दर्शन नहीं हुए थे जिसे वह चोर कह पाता। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? अगर कोई खिड़की खोलकर भीतर नहीं आया था तो फिर वह कौन था? 2 कमरों का फ्लैट अशोक ने एक हफ्ता पहले ही किराए पर लिया था, मगर शिफ्ट आज ही हुआ था। वह एक प्राइवेट लिमिटेड कॉस्मेटिक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त था। सैलरी में खासी रकम उसे मिलती थी, जिससे उसका खर्च बढ़िया चलता था। उसके आगे पीछे एक बहन के अलावा कोई नहीं था। बहन की शादी हो चुकी थी और वह पिछले माह ही अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। इसी कारण अशोक को किराए का कमरा लेने की जरूरत महसूस हुई थी। दरअसल पहले अशोक अपनी बहन के मकान के करीब ही एक किराए के मकान में रहता था। उसके लिए खाना बनाना और घर के सारे अन्य काम उसकी बहन ने अपने जिम्मे लिए हुए था। मगर जब वह अमेरिका चली गई तो अशोक का वहाँ मन नहीं लगा और उसने फ्लैट चेंज कर दिया। जिस समय अशोक ने यह फ्लैट लिया था, उस समय उस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा था, मानो वह मूर्ख हो और उन लोगों को उसकी मूर्खता पर तरस आ रहा हो। अशोक को उनकी नज़रों के भाव जरा भी अच्छे नहीं लगे थे, मगर उसने उनका कोई नोटिस भी नहीं लिया था। आज यहाँ उसका पहला दिन था। शायद इसी कारण उसे देर रात तक भी नींद नहीं आ सकी थी। अभी वह पलंग पर लेटा करवटें ही बदल रहा था कि बंद खिड़की के पीछे उसने एक साय को देखा। यह कहना कठिन था कि वह पुरुष है या स्त्री। हैरत की बात यह थी कि वह खिड़की टेरेस की तरफ थी। तीसरी मंजिल पर किसी के टेरेस पर पहुंचने का मतलब था कि आने वाले के इरादे नेक नहीं हैं। वह चोरी से छिपते छिपाते चोर रास्ते से वहां पहुंचा है, अतः वह चोर है। उस साय को देखकर अशोक सतर्क हो गया था। उसने बेड के नीचे रखा एक डंडा उठाकर अपने पास रख लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका प्रयोग कर सके। वह जिस गांव का रहने वाला था, वहां पर वह कुश्ती, लठबाजी, मलखम आदि सभी खेलों का चैंपियन माना जाता था। आज इतने सालों बाद उसने वही पुराना उत्साह अपने भीतर महसूस किया था। चोर से दो दो हाथ करने के लिए उसकी भुजाएं फड़क उठीं। अशोक के कमरे में मात्र एक नाइट बल्ब रोशन हो रहा था। अशोक ने उसे भी बंद कर दिया और डंडे को मजबूती से पकड़कर बेड पर बैठ गया। तभी चुर्र की आवाज आने लगी। अशोक इस आवाज पर बुरी तरह चौंक पड़ा। वह दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। दूसरे कमरे में आराम कुर्सी पड़ी थी, जिसके आगे झीना पर्दा झूल रहा था। अशोक ने देखा कोई आराम कुर्सी पर बैठा झूल रहा है। वह विस्मय से भर उठा कि आगंतुक कौन है जो अपनी आमद को इस तरह जाहिर कर रहा है। अशोक ने एक झटके से पर्दा हटा दिया, किंतु आश्चर्य, आराम कुर्सी खाली थी, मगर उसके हिलने के अंदाज से स्पष्ट था कि बीते हुए पल में कोई उस पर बैठा था। अब वह लुका छुपी का खेल अशोक की सहन शक्ति से बाहर हो गया। वह चीखा, कौन है? कौन है यहाँ? उसी क्षण एक साया अशोक के पीछे से गुजरा। अशोक चौंक कर पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। एकाएक उसके कान का स्पर्श करता हुआ सरसराती हवा का झोंका गुजरा और सीटी का सा स्वर गूंजा। साथ ही उभरा एक ऐसा स्वर जिसने अशोक के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे जिस्म में दहशत की तरंगें उठने लगी। हलक सूख गया और कान साए साए करने लगी। बड़ी प्यासी हूं मैं। यह आवाज इतनी धीमी मगर कानों से सीधे दिल पर वार करने वाली थी कि अशोक की सांसें धौंकने की मानिंद भारी और तेज हो गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी
कमरे की छत से कोई चीज अशोक के चेहरे के पास नीचे को झूल गई। अशोक चिहुक कर उसे देखने लगा। उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख उबल पड़ी। वह एक लाश थी, लड़की की लाश। उसके 1 फीट लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। चेहरा कोरे कागज सा सफेद, माथे की तरफ चढ़ी हुई खुली आंखें और होठों के कोरों से बहता खून। अशोक का स्वांग कांप उठा। उसने दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। अशोक ने हिम्मत करके धीरे धीरे आंख खोली। छत से लटकती लाश गायब थी। वह भारी कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। कमरे में दुधिया बल्ब रोशन हो रहा था। वह धम्म से पलंग पर बैठ गया और अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसके मन में प्रश्न उभरा, क्या जो देखा वह आंखों का धोखा था या मन का वहम था? मन के किसी कोने से उठी दूसरी आवाज ने उस प्रश्न का सख्ती से विरोध करते हुए कहा, नहीं, जो देखा वह दृष्टि भ्रम या खौफ से उत्पन्न वहम नहीं था। जरूर इस फ्लैट में कोई भयानक कांड हुआ है। किसी लड़की का कत्ल हुआ है जिसकी लाश उसने देखी है। अवश्य ही उसकी रूह इसी फ्लैट में भटक रही है। उसी समय उसे याद आया कि किस तरह भीतर से बंद खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी और फिर बंद भी हो गई थी। अचानक अशोक को अपने उन पड़ोसियों के चेहरे भी याद आने लगे जो उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे। अवश्य ही इस फ्लैट में भटकती रूह के बारे में वे जानते थे। अभी अशोक सभी पहेलियों पर गौर कर ही रहा था कि कमरे की लाइटें बार बार जल बुझ होने लगीं और फिर ऐसी आवाज हुई जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हो। इसी के साथ कमरे में लगे तमाम बल्ब और ट्यूब फूट गई। कुछ ही पलों में कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अशोक विस्मय और भय से आंखें वह मुंह फाड़े बैठा इस भूतहा हरकत को देख रहा था। कमरे का गहन अंधकार उसका दिल दहला रहा था। वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे, कैसे इस अजीब सी चीजों से बचे। उसी समय खटखट की आवाज के साथ बार बार दरवाजा खुलने बंद होने लगा। अशोक की दहशत भरी नजरें उसी दरवाजे पर जा टिकी। वह इतना डर गया कि उसका शरीर संज्ञा शून्य होकर रह गया। अचानक वह बुरी तरह चीखने लगा। किसी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर घसीट लिया था। धप की आवाज के साथ उसका शरीर पलंग से फर्श पर जा गिरा। वह खुद को उस अदृश्य ताकत से छुड़ाना चाहता था मगर वह घिसटता जा रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के निकट पहुंचा, उसने कसकर दरवाजे की चौखट पकड़ ली और अपने पांव छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसी समय एकाएक उसकी नजर बाहरी दरवाजे पर पड़ी। वह खुला हुआ था और उसमें वही लड़की जिसकी लाश वह पहले ही देख चुका था खड़ी थी। बस उसकी आंखों में अंतर था। लाश की आंखों में जीवन नहीं था जबकि उसकी सफेद आंखें रोशन थी और वह लड़की दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। अशोक के देखते ही देखते वह लड़की के होंठ हिले। मुझे प्यास लगी है। उसकी आवाज पहले की तरह दूर से हवा के झोंकों में सरसराती हुई थी, मगर उस आवाज में छिपी तड़प को अशोक ने स्पष्ट महसूस किया। पता नहीं अशोक के मन में कैसे उस प्रेतात्मा के प्रति हमदर्दी जाग उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में
एक ही ख्याल उभर रहा था, यह लड़की जरूर प्यासी मरी होगी। उसने महसूस किया उसके पैर अब आजाद थे। वह तेजी से उठा और किचन से एक जग पानी ले आया ताकि उस प्यासी लड़की की रूह को दे सके। मगर वह लड़की वहां से गायब थी। पूरी रात अशोक सो नहीं सका था। सुबह न जाने किस समय उसकी आंख लगी। वह दिन चढ़े तक सोता रहा। उसने वॉल क्लॉक में भी देखा, दोपहर का 1 बज रहा था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका शरीर, उसका सिर इस कद्र भारी हो रहा था जैसे पिछली रात उसने जमकर शराब पी हो। वह सीधा बाथरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर उसने कपड़े बदले और फ्लैट को ताला लगाकर वहां से चल दिया। जिस समय अशोक लिफ्ट में घुसा तो उसे देखकर लिफ्ट में सवार एक बुजुर्ग चौंका। उसे चौंकते हुए अशोक ने भी देखा। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। सभी लिफ्ट यात्री बाहर निकले। वह बुजुर्ग बिल्डिंग के सामने बने पार्क की तरफ चल दिया। कुछ सोचकर अशोक भी उसी के पीछे चल दिया। बुजुर्ग ने एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठने का स्थान चुना। उसने देखा अशोक उसके पास ही आ रहा है। एक पल के लिए वह भयभीत नजर आया, किंतु फिर सामान्य हो गया। अशोक ने बुजुर्ग के निकट पहुंचकर उसका अभिवादन किया और अपना परिचय देकर पूछा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं अंकल? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। अशोक के बैठने पर बुजुर्ग बोले, तुम्हें सही सलामत देखकर अच्छा लगा। उनके कथन पर अशोक चौंका। सही सलामत से आपका क्या मतलब है? जवाब में बुजुर्ग ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर सख्ती से अपने होठ भींच लिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं फ्लैट रेंट पर लेने आया था तब भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे। शायद फ्लैट लेने से रोकना चाहते थे, मगर किसी कारणवश आपने मुझे टोका नहीं। आज भी वैसा ही कर रहे हैं। अशोक के सवाल पर बुजुर्ग चुप्पी साधे रहा। उसकी आंखों में उसकी विवशता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जो अशोक को भी व्याकुल कर कर गई। प्लीज अंकल, आपको मुझे यह तो बताना ही होगा कि मुझे जिंदा देखकर आप इतने हैरान क्यों हुए। इस पर बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बीच में न घसीटो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन मेरा बेटा, बहू और 5 वर्ष का पोता, उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा। मैं उनकी जिंदगियों से नहीं खेल सकता। बुजुर्ग की आंखें नम हो उठीं। क्या आपको किसी से भय है? जवाब में बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिलाया। कौन है वह? इस बार बुजुर्ग ने फिर चुप्पी साध ली। आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी किस तरह मदद मदद कर पाऊंगा? वो बहुत ताकतवर है। उससे मुकाबला करना आसान नहीं। ठीक है, ऐसे मत बताइए, मगर मुझसे संबंधित रखती बातें तो कहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी से यह नहीं कहूँगा कि आपने मुझे कुछ बताया है। मैं आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि एक रात उस फ्लैट में गुजार कर मुझे इतना तो महसूस हो चुका है कि कभी उस फ्लैट में अवश्य ही कोई भयानक दुर्घटना घटी है। ओह! बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। मैं इस बात से खुश हूं कि तुम ठीक हो। दूसरे किराएदारों की तरह लहूलुहान होकर यहां से नहीं भागे। क्या? अशोक को हैरत का तीव्र झटका लगा। उनके साथ ऐसा किसने किया? यही तो रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या आप भी नहीं जानते? नहीं। अजीब बात है। अशोक ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या उन जख्मी लोगों ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं। बुजुर्ग ने कहा, जो उस फ्लैट से भागा वह वापस लौट कर नहीं आया।
ओह, इसमें डरने की क्या बात है? अशोक ने बुजुर्ग के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। शायद तुम्हें मालूम हो कि नैना अपार्टमेंट्स की यह बिल्डिंग जिस बिल्डर ने बनाई थी, उसने इसके तमाम फ्लैट सेल कर दिए थे। इस बिल्डिंग का पूरा तीसरा माला रोक्सी क्लब के मालिक गजेंद्र चौहान ने खरीद लिया था। वह इस मंजिल का कोई फ्लैट नहीं बेचता, केवल किराए पर देता है। मैं भी तुमसे 2 फ्लैट आगे रहता हूँ। मुझे यहाँ पूरे 6 साल हो गए हैं। क्लब का मालिक बहुत बड़ा बदमाश है। किसी की हत्या, अपहरण और लूट मार मचाना उसके लिए मामूली बात है। उसने कई गुंडे भी पाल रखे हैं जो हर महीने किराया वसूल करने आते हैं। उन्होंने ही हमें तुम्हारे आने से पहले धमकी दी थी कि हम तुम्हें कुछ ना बताएं, वरना वे हमें चाकुओं से गोद देंगे, हमारी लड़कियों को उठवाकर कोठे पर बैठा देंगे। बुजुर्ग की बात सुनकर अशोक का खून खौल उठा। आप ऐसे गंदी जहनियत के लोगों के घरों में रहते ही क्यों हैं, जहां कोई इंसाफ के लिए आवाज भी न उठा सकता? लगता है अभी तुम्हारा ऐसे दबंग लोगों से पाला नहीं पड़ा है, वरना ऐसा नहीं कहते। अगर हम ये फ्लैट खाली भी कर देंगे तो रहेंगे कहाँ? इस महानगर में किराए पर सुविधाजनक कमरे मिलना बहुत मुश्किल है। यह तो मैं भी समझ सकता हूँ। खुद अशोक ने कमरा ढूंढने में कई दिन बेकार कर दिए थे। अचानक अशोक को रात की घटनाएं याद आ गईं। उसने तुरंत बुजुर्ग से पूछा, अंकल, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। मुझे विश्वास है कि जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका आप मुझे सच सच जवाब देंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस फ्लैट में घटी घटना के बारे में। वह कब घटी होगी मैं कह नहीं सकता, मगर इतना बता सकता हूँ कि वहाँ किसी लड़की को बेदर्दी से मारा गया था। अशोक के इस सवाल पर बुजुर्ग बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों में नाचते खौफ को अशोक ने स्पष्ट देखा। साथ ही बुजुर्ग के शरीर में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने तत्काल उठते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। अशोक उसे इस तरह उठता देखकर हड़बड़ा गया और सख्ती से बुजुर्ग का हाथ खींचकर पुनः बैठाते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं उन लोगों से जरूर बता दूंगा कि आप मुझे डरा रहे थे, फ्लैट से भाग जाने को कह रहे थे। वाह, क्या जमाना आ गया है। बुजुर्ग नाराज हो गया। अभी कुछ पहले ही तुम मुझे अपना पिता मान रहे थे और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मुझ बूढ़े की लाठी तोड़ देना चाहते हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। देख लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। अशोक ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। बुजुर्ग ने बद्दुआ दी। देखा जाएगा। आप मुझे सच्चाई बताइए। कुछ पलों के मौन के बाद बुजुर्ग बोला, यह करीब 6 माह पहले की बात है। जिस फ्लैट में तुम रहते हो, एक लड़की रहा करती थी। वह नौकरी पेशा थी, इसलिए अकेली ही रहती थी। उसके माता पिता कहाँ रहते थे मुझे नहीं मालूम। वह सुबह जाती और देर रात को वापस लौटती। एक रात किसी लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर मेरी आंख खुल गई। मेरे बेटा बहू भीतर कमरे में सो रहे थे। मैं दबे पांव बाहर गैलरी में आया तो धड़ाक से तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे बंद हो गए। फिर कोई आवाज़ नहीं आई, मगर कुछ देर बाद फ्लैट से भागते कदमों की आवाज़, किसी को उठाकर पटकने का स्वर और कई लोगों की हंसने की आवाज़ आई। एक बार फिर लड़की की चीख उभरी, मगर आवाज़ में दम नहीं था। मैं खुद को रोक न सका और फ्लैट के दरवाजे में बने की हॉल से आंख सटाकर भीतर देखने लगा। भीतर कई नकाबपोश मौजूद थे और वह लड़की छत के पंखे से उल्टी लटकी थी। उसकी आंखें माथे की ओर चढ़ी हुई थीं। चेहरे पर जगह जगह खरोंचें थीं।
और होठों के कोनों से खून बह रहा था। उसकी हालत देखते ही मैं समझ गया कि उस लड़की के साथ उन हरामजादों ने रेप किया है। वह अर्धचेतना की हालत में पानी मांग रही थी। इससे ज़्यादा मुझ में देखने की शक्ति नहीं थी। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। सुबह होने पर जब मैं जागा, उस फ्लैट में पुलिस आ चुकी थी। सुबह दूध वाले ने उस लड़की की लाश देखकर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने आस पड़ोस के फ्लैटों में पूछताछ की, मगर कोई कुछ नहीं जानता था, या फिर मेरी तरह खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। मज़े की बात यह हुई कि पुलिस दोबारा वहां आकर भी नहीं झांकी। ओह! अशोक ने दुख भरे अंदाज में सांस ली। अब तुम कहो, रात में आखिर वहां क्या होता है जो रहने वाला किराएदार लहूलुहान होकर भाग खड़ा होता है? अशोक ने गंभीर स्वर में कहा, आप अनुभवी बुजुर्ग हैं, खुद ही दो और दो जोड़कर चार बना सकते हैं। जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, कहीं किराएदारों के साथ ऐसी घटनाएं पिछले 6 महीनों से ही तो नहीं घट रही, या पहले भी ऐसा होता था? अशोक के जवाब से बूढ़े के जहन को जोरदार झटका लगा। मारे भय के उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले बूढ़ा कुछ पूछता, अशोक उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। मैंने आपके साथ सख्त लहजे में बात की और आपसे अशिष्टता से पेश आया। आप मेरे पिता की जगह हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का कतई नहीं था, मगर सच्चाई जानने के लिए मैंने आपसे अनाप शनाप कहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। बूढ़ा हैरत से आंखें फाड़े जाते हुए अशोक को देखता रह गया। होटल में खाना खाकर अशोक बिल्डिंग के आसपास की दुकानों पर उस लड़की के बारे में पूछताछ करता रहा, जो 6 माह पूर्व उसके फ्लैट में रहती थी। करीब 3 घंटे तक मगजमारी कर अशोक घर की तरफ चल दिया। दिन ढल चुका था। शाम का सुरमई धुंधला वातावरण पर छाकर रात्रि के आगमन की सूचना दे रहा था। अशोक अपने कमरे में जा पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। उसका दिमाग बेहद उलझा हुआ था। देर तक सोने के कारण वह अपने काम पर भी नहीं जा सकता था। सोचा था उस लड़की की भटकती रूह को शांत करने के लिए समय का उपयोग कर लिया जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात्रि के 8 बज चुके थे। अपनी सोच में गुम अशोक को समय का पता ही नहीं चला। उसकी सोच की तंद्रा तब टूटी जब अचानक लाइट गुल हो गई। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही अशोक को विचित्र सा एहसास हुआ। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके अलावा भी कमरे में किसी का वजूद है। वह कुछ पलों तक दम साधे लेटा रहा। अब उसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थीं। तभी उसे बेड के दूसरे पहलू में कपड़ों के सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। अशोक ने चौंक कर देखा। उसके पहलू में एक लड़की लेटी थी। अंधेरे के बावजूद अशोक उसे पहचान गया था। वह वही थी, वही, यानी रूह। उसे देखकर अशोक पर दहशत सवार हो गई। वह बेड से उठकर भागा, मगर लेटी हुई रूह की बाह ने बढ़कर उसे उठाकर पास बेड पर पटक दिया और एक झटके से उठ बैठी। कितना खौफनाक नजारा था। उसका लाश जैसा निर्जीव, भयानक व विभत्स चेहरा। अचानक अशोक का जिस्म बेड से ऊपर उठने लगा। खौफ के मारे उसके हलक से घू घू की आवाज निकल रही थी। हवा में लहराता उसका शरीर छत से जा लगा और फिर उल्टा लटक गया, पैर ऊपर सिर नीचे। नीचे बेड पर उस रूह का वजूद अभी तक मौजूद था, लेकिन जब अशोक ने देखा, रूह की बाँह
किसी अजगर की तरह लंबी होकर छत तक आ रही है, तो उसके हलक से भयानक चीख उबल पड़ी और फिर वह बेहोश हो गया। आज की कहानी यहीं तक। बाकी अगले भाग में जानेंगे, अगले भाग में कि अशोक उस लड़की की सच्चाई जान पाता है या नहीं, या फिर उस रूह के हाथों मारा जाता है। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी। कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।